बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर लेक्चर नंबर 6। ओके, व्हाट इज़ लोकल डाटा ऑन द स्टैक। स्टैक हमारे पास है क्या? स्टैक बेसिकली हमारे पास एक डायनेमिक मेमोरी है जो हम उस मेन मेमोरी में क्रिएट होती है हमारी एप्लीकेशन या हमारी टास्क के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो है फॉर एग्जाम्पल मेन मेमोरी में 4 या 5 आपको कंजेक्टिव लोकेशन चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप उस डाटा को स्टोर करवाएंगे स्टैक में। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, अब जैसे पिछले हमने एक एग्जांपल की थी रिकर्सिव फंक्शन की, जिसमें हम लोगों ने स्टैक क्रिएट की थी और स्टैक में हमने 2 रजिस्टर स्टोर करवाई थी। एक आर्गुमेंट रजिस्टर था और एक रिटर्न एड्रेस रजिस्टर था। ये दोनों रजिस्टर हमने स्टैक में स्टोर करवाए थे। जब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया था तो हमने स्टैक को नल को लोड करवाया था और स्टैक के पॉइंटर को नल कर दिया था। अब स्टैक का जो पॉइंटर होता है वो बेसिकली आपके पास $SP के साथ होता है, स्टैक पॉइंटर। ठीक है, जो कि स्टैक का बेस एड्रेस बता रहा होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस बेस एड्रेस आप किसी भी स्टैक के इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब होता क्या है, लोकल डेटा एलोकेटेड बाय कॉलिंग फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक वेरिएबल प्रोसीजर फ्रेम एक्टिवेशन रिकॉर्ड यूज्ड बाय सम कंपाइलर टू मैनेज स्टोर स्टैक स्टोरेज। अब स्टैक में आप अपने आर्गुमेंट रजिस्टर भी स्टोर करवा सकते हैं, रिटर्न एड्रेस रजिस्टर भी, सेव रजिस्टर भी स्टोर करवा सकते हैं। और अब जैसा हम लोगों ने इससे पहले जो किया था, हम एक रिटर्न एड्रेस रजिस्टर भी स्टोर कराया था क्योंकि वो मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा था। ठीक है, मेमोरी लेआउट। अब मेमोरी लेआउट किस तरह से होता है, आपके पास मेमोरी का पूरा जो है स्ट्रक्चर वो किस तरह से होता है। आप सबसे पहले इसमें टेक्स्ट प्लेस करते हैं। टेक्स्ट क्या होता है, आपके पास प्रोग्राम कोड होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्टैटिक डाटा होता है जो जिसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, वो वाले वेरिएबल्स जिनको आप थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद डायनेमिक डाटा होता है। डायनेमिक डाटा आपके पास डिपेंड करता है हर प्रोग्राम में है या नहीं है, और आप मेमोरी में अपनी स्टोर करते हैं स्टैक, दैट इज ऑटोमेटिक स्टोरेज। अब ये जो स्टैक होती है आपके पास मेन मेमोरी में क्रिएट हो रही होती है। जैसे ही आपके पास टास्क कंप्लीट हो जाता है आप उस स्टैक को नल करते हैं ताकि आपकी मेमोरी जो है वो फ्री हो जाए। ठीक है, अब कैरेक्टर डेटा बेसिकली आपके पास 2 मेन कैटेगरीज का होता है। एक बाइट इनकोडेड कैरेक्टर सेट होता है और एक यूनिकोड होता है। बाइट इनकोडेड कैरेक्टर सेट में बेसिकली आपके पास ASCII 2 होती हैं जिसमें टोटल 128 कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और साथ ही आपके पास लेटर 1 होता है जिसमें 256 कैरेक्टर्स होते हैं। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड बेसिकली आप लोग जो C++ के कैरेक्टर यूज़ करते हैं या जावा में, जिसमें आपके पास मोस्ट वाइडली यूज अल्फ़ाबेट्स हैं, सिंबल्स हैं। ठीक है, जैसे @ का सिंबल है। अब बाइट हाफ वर्ड ऑपरेशन होता है कि आपके पास जो निट्स की मेमोरी है वो बाइट एड्रेस्ड है, और आप जो रीड करते हैं या राइट करते हैं मेमोरी से डाटा वो वर्ड होता है। इसका मतलब है आप मेमोरी से पूरा का पूरा वर्ड उठा रहे होते हैं। ठीक है, आप वर्ड पे प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। वर्ड पे प्रोसेसिंग के लिए आपके पास 2 इंस्ट्रक्शंस अभी हमने किए हैं, एक लोड वर्ड और स्टोर वर्ड। लोड वर्ड क्या कर रहा होता है, पूरा का पूरा डाटा वर्ड जो होता है वो लोड करता है मेमोरी से और रजिस्टर में प्लेस करवाता है। आप उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर आपने डाटा दोबारा राइट करना है मेमोरी में तो आप क्या करते हैं, स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। अब लोड वर्ड तो पूरा वर्ड ले रहा है, अगर हम इसका हाफ लेना चाहिए, हाफ वर्ड, तो क्या होगा, उसके लिए आपके पास जो निप्स में इंस्ट्रक्शन है वो है लोड हाफ, LH। वो एक पूरे वर्ड का हाफ वर्ड उठा रहा होता है। ठीक है, अब लोड हाफ का फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोड वर्ड का है, जिसमें एक डेस्टिनेशन रजिस्टर है आपके पास और एक सोर्स का रजिस्टर है आपके पास और एक साथ कोई ऑफसेट है, कोई कांस्टेंट है या कोई इमीडिएट है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है लोड बाइट अनसाइन। अब लोड हाफ जिस तरह से बिल्कुल इसी तरह से स्टोर हाफ की भी इंस्ट्रक्शन है, जैसा लोड वर्ड और स्टोर वर्ड है ना, जैसा लोड हाफ और स्टोर हाफ की भी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब आ जाता है आपके पास LBU लोड बाइट अनसाइन। ठीक है, एंड LHU लोड हाफ अनसाइन। ये जो लोड हाफ, लोड बाइट है या स्टोर वर्ड है, लोड वर्ड है, ये सारी जो है ना साइंड नंबर के लिए है। अगर आपने अनसाइन नंबर को स्टोर करवाना है, लोड करवाना है, तो आप उसके साथ यू प्लेस करेंगे। अगर आपने एक अनसाइन बाइट
लोड करवाना है तो आप उस क्लिक करेंगे LBU, लोड बाइट अनसाइन। अगर आपने हाफ वर्ड अनसाइन उठाना है तो आप करेंगे LHU, लोड हाफ अनसाइन। ठीक है, अगर आप सिंपल लिखेंगे LH तो वो साइंड नंबर उठा रहा होगा। अच्छा, अब कॉन्स्टेंट्स क्या हैं आपके पास? कॉन्स्टेंट बेसिकली 32 बिट कॉन्स्टेंट्स होते हैं। मोस्ट कॉन्स्टेंट्स आर स्मॉल, 16 बिट इमीडिएट इज सफिशिएंट। आपके पास मिप्स में ना यूजुअली जो इमीडिएट या कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं, 16 बिट कॉन्स्टेंट काफ़ी होते हैं। ठीक है, फॉर द ओकेजनल 32 बिट कॉन्स्टेंट, लेट्स सपोज आपके पास 32 बिट कॉन्स्टेंट आ गया। अब आपके पास कॉन्स्टेंट की ना एक इंस्ट्रक्शन है LUI, लोड अपर इमीडिएट। LUI का मतलब लोड अपर इमीडिएट। इसका मतलब है एक पूरा वर्ड है 32 बिट का। ठीक है, उस वर्ड को हाफ किया, अब दो पार्ट्स बन गए हैं, लोअर हाफ और अपर हाफ। ठीक है, दोनों 16 बिट के हैं। अब जो LUI है वो उसका जो अपर हाफ है उसमें इमीडिएट प्लेस कर रहा होता है। ठीक है, किस तरह से? अब LUI अपर हाफ में कर रहा होता है, LHI लोअर हाफ में कर रहा होता है। ठीक है, लेट सपोज आपने LHI $S061 लिखा है। ये क्या कर रहा है, इसके लोअर हाफ में एक S0 रजिस्टर है जो कि पूरा एक रजिस्टर आपके पास 32 बिट का। इसके दो हाफ बने हुए, एक ग्रीन वाला पार्ट है और एक वाइट वाला। जो ग्रीन वाला है ना, लोड हाफ इमीडिएट, उसमें ना इसने 61 प्लेस कर दिया, 61 की बाइनरी, एक डेसिमल है ना कांस्टेंट LX का, उसकी उसने बाइनरी प्लेस कर दी है। अब S0 में क्या आ गया, लोअर हाफ में उसकी 0 है, अपर हाफ में कांस्टेंट बना हुआ है। अब इसी S0 को, इस पूरे S0 रजिस्टर को अगर मैं और कर दूं 2304 से, तो 2304 कहाँ पर आ रहा है, इसके लोअर हाफ में। ये 2304 की बाइनरी लिखी हुई जो लोअर हाफ में है ग्रीन, वो क्या करेगा, 2304 प्लेस किया और इस पूरे रजिस्टर के साथ और कर दिया। इधर तो जीरोज आ रहे थे, अब और का ऑपरेशन क्या कर रहा होता है, जहां कहीं भी आपके पास डेटा में जीरो आ रहा होता है, दोनों अगर रजिस्टर्स में जीरो है तो वो जीरो डालेगा, अगर कोई एक भी रजिस्टर में 1 है तो वो 1 प्लेस कर देगा। ठीक है, और इमीडिएट की जो इंस्ट्रक्शन है। अब आपके पास क्या हुआ, जब आपने और इमीडिएट किया है S0 को, तो उसने यहाँ पर 2304 प्लेस कर दिया है और ये वाला डाटा एज इट इज प्लेस कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है आप पूरा एक रजिस्टर जो है 32 बिट का, आपके पास ये ओपन एंड है कि आप उसकी लोअर हाफ में डाटा प्लेस करें, अपर हाफ में उसके बाइट को एक्सेस करें, पूरे वर्ड को एक्सेस करें, रीड करें, राइट करें, तीन ताकि साइंड नंबर के लिए करें, अनसाइंड नंबर के लिए। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी ना हम एड्रेसिंग देख लेते हैं कि मैप्स में एड्रेसिंग किस तरह की होती है। ब्रांच एड्रेसिंग, नेम इंडिकेट कर रहा है कि जम्प्स यूज होते हैं इसमें। ठीक है, ब्रांच ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई ऑपकोड टू रजिस्टर टारगेटेड में। अब मिप्स में ना जो आपके पास ब्रांच एड्रेसिंग का पूरा फॉर्मेट होता है, उसमें क्या होता है, एक ऑपकोड होता है, दो रजिस्टर्स होते हैं और एक कांस्टेंट होता है। जो ऑपकोड है वो आपके पास 6 बिट का है, एक सोर्स रजिस्टर है 5 बिट का, एक डेस्टिनेशन रजिस्टर है 5 बिट का और एक कांस्टेंट है 16 बिट का। आपके पास लेट सपोज एक लोड की इंस्ट्रक्शन है, मैंने लोड की इंस्ट्रक्शन लगाई है LW $T0, 8x4 और ब्रैकेट में $SP S0। अब जो $S0 है वो क्या आपके पास सोर्स रजिस्टर है, वो कितने बिट का होगा, 5 बिट का। RS में RT में क्या आ रहा है $T0, वो भी 5 बिट का है। अब कांस्टेंट और एड्रेस क्या है, 8x4 बाइट एड्रेसिंग करके मैंने लिखा है, वो पूरा आएगा 16 बिट में। और ऑप कोड आपके पास बता रहा होगा लोड की इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड क्या है। लेट्स सपोज स्टोर की हर इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड यूनिक होता है। अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी जिन दो इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड सेम है तो फिर उनकी फंक्शन फील्ड डिफरेंट होगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑप कोड आप इंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आ गया पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग। पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होती है, जिसमें टारगेट एड्रेस होता है पीसी प्लस ऑफसेट क्रॉस 4। आप क्रॉस 4 वाली चीज़ मैंने भी आपको बताई है किस तरह से होती है। ठीक है, अब जंप एड्रेसिंग क्या होता है। अब जंप एड्रेसिंग में आप लोगों ने जो जंप पढ़ा हुआ है वो है एक जे जो कि टारगेट पर जा रहा होता है, सिंपल जंप होता है, और एक है JAL। ठीक है, अब इसका अगर आप फॉर्मेट बनाएं
तो इसका फॉर्मेट किस तरह से होगा, आपके पास एक ऑप कोड है और एक एड्रेस है। ऑप कोड आपके पास 6 बिट का है, एड्रेस आपके पास 26 बिट का है, टोटल 32 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। अच्छा, ब्रांचिंग फॉर अवे, a branch target is too far to encode with 16-bit offset assembler rewrites the code। अच्छा, अब हम लोगों ने ये इससे पहले पढ़ा है कि ना आपके पास यूजुअली 16 बिट के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना वो काफ़ी होते हैं, एनएफ होते हैं। अगर लेट सपोज 16 बिट का कॉन्स्टेंट एनएफ नहीं है मेरे पास, बहुत दूर कहीं एड्रेस पड़ा हुआ है, तो फिर असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर कोड को रीराइट करेगा। किस तरह से, लेट सपोज आपने इंस्ट्रक्शन लिखी थी VEQ $S0 $S1 एंड L1। अब ये जो L1 है ना, ये लेट सपोज 16 बिट ऑफसेट से भी बाहर कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, दोनों रजिस्टर्स की इक्वालिटी चेक कर रहा है, S0 और S1 की अगर इक्वल हैं तो L1 पर जंप हो रहा है ना, ठीक है। अब इसका असेंबलर रीराइट किस तरह से करेगा कोड, असेंबलर इस तरह से करेगा, नॉट इक्वल की इंस्ट्रक्शन काटेगा, ब्रांच नॉट इक्वल, वो देखेगा अगर तो दोनों रजिस्टर की इंस्ट्रक्शन इक्वल नहीं है तो L2 पर जंप हो जाए, एल्स जे L1, ठीक है। ओके, एड्रेसिंग मोड समरी, अब ये थोड़ी सी ना प्रिसाइज सी समरी है सारी एड्रेसिंग मोड्स की। सबसे पहले हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग आ जाती है, जो कि हमारे पास लोड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन में होती है, ठीक है, जिसमें ऑप कोड है, सोर्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन और एक इमीडिएट कॉन्स्टेंट है। उसके बाद रजिस्टर एड्रेसिंग आ जाती है। अब रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या हो रहा है, रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन हो रहा है, सोर्स भी रजिस्टर है, डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है, ठीक है, जिससे एडिशन की इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्शन की है, ठीक। अब रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या आ जाता है, आपके पास ऑप कोड है, सोर्स रजिस्टर है, दो सोर्स के रजिस्टर और एक डेस्टिनेशन का रजिस्टर है, और 7 फंक्शन फील्ड है। फंक्शन फील्ड और ऑप कोड इसलिए है क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं जिनमें ऑप कोड सेम है, तो फिर हम उनको आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, विद हेल्प ऑफ फंक्शन फील्ड, ठीक है, कि फंक्शन फील्ड उनकी डिफरेंट है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेस एड्रेसिंग। बेस एड्रेसिंग में क्या है, ऑप कोड, सोर्स रजिस्टर, एक डेस्टिनेशन और एक एड्रेस है। अब ये जो एड्रेस है ना, ये आपके पास या बाइट या एक पूरा वर्ड आप उठा सकते हैं, या आप उसका हाफ वर्ड उठा सकते हैं, या हाफ वर्ड का भी एक बाइट उठा सकते हैं। अगर एक पूरा वर्ड 4 बाइट का है, ठीक है, तो हाफ वर्ड कितने का होगा, 2 बाइट का होगा, और सिंगल बाइट क्या हो जाएगा, 1 बाइट, ठीक है। इसका मतलब है मिप्स में एक वर्ड 4 बाइट का है, 32 बिट का, तो हाफ वर्ड क्या हो जाएगा, 2 बाइट का, ठीक है। और हाफ वर्ड का भी हाफ क्या होता है, सिंगल बाइट होता है, ठीक है, जो कि 1 बिट का होता है। अब पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग क्या होती है, आपके पास एक सोर्स रजिस्टर होता है, सॉरी एक ऑप कोड होता है, आपके पास एक सोर्स रजिस्टर, एक डेस्टिनेशन और एक एड्रेस। अब पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग में ना आप मेमोरी से ना वर्ड रीड या राइट कर रहे होते हैं, वर्ड उठा रहे होते हैं। अब इसमें आप ना हाफ वर्ड या बाइट वगैरह नहीं एक्सेस कर रहे होते। उसके बाद है सूडो डायरेक्ट एड्रेसिंग। सूडो डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या है कि आपके पास अगेन इसमें भी आपके पास मेमोरी से जो उठा रहे हैं वो आप वर्ड है, लेकिन इसमें ना कोई रजिस्टर यूज नहीं हो रहा, ठीक है, सोर्स और डेस्टिनेशन का, बस इसमें आपको डायरेक्ट एड्रेस है। अच्छा, ट्रांसलेशन एंड स्टार्टअप क्या है, आपके पास एक सी का प्रोग्राम है, वो किस तरह से मेमोरी तक एग्जीक्यूट होता है। आपके पास सी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कंपाइलर उसको कंपाइल करता है और कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के बाद असेंबलर उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करती है ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन लैंग्वेज मॉड्यूल बनाती है और साथ ही इसकी लाइब्रेरी रूटीन जनरेट करती है। देन लिंकर आ जाता है। अब लिंकर इन दोनों चीज़ों को, जिसमें इसकी लाइब्रेरी रूटीन है और उसका मशीन लैंग्वेज कोड है, उनको लिंक करता है, ठीक है, और एक एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम बनाता है जो कि एक सिस्टम एग्जीक्यूट कर सके आपका। देन लोडर उसको लोड करता है, कहाँ पर, मेमोरी में, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होती है। ये कि आपके पास स्टार्ट से लेकर एंड तक ना प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है, ठीक है। अच्छा, असेंबलर सूडो इंस्ट्रक्शंस क्या है। सूडो इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि आप ये कह लें कि डुप्लीकेट टू सम एक्सटेंट। किस तरह से, लेट सपोज हमारे पास एक मूव की इंस्ट्रक्शन है, मूव डॉलर से, मोस्ट असेंबलर इंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट मशीन इंस्ट्रक्शंस 1 to 1। सूडो इंस्ट्रक्शन फिगमेंट्स ऑफ द असेंबलर्स इमेजिनेशन। मूव $T0 $T1। अब ये क्या कर रही है इंस्ट्रक्शन, T1 का पूरा डाटा उठाकर कॉपी कर रही है T0 में। अब इसकी जगह मैं कौन सी इंस्ट्रक्शन लगा सकती हूँ, ऐड की। किस तरह से, ऐड $T0 $0 $T1। ये क्या कर रहा है, T1 में 0 ऐड कर रहा है, 0 की एडिशन से नंबर चेंज नहीं होगा, सही है जी।
T1 में 0 ऐड किया और कहाँ पे रिजल्ट राइट करा दिया, T0 में। इसका मतलब है T1 में जो पढ़ा था वो सारा का सारा T0 में आ गया ऑटोमेटिकली, और यहीं का मूव की इंस्ट्रक्शन भी कह रही थी। ठीक। अच्छा, दूसरी एग्जांपल की BLT ब्रांच लेस देन। इसका मतलब ये है कि T0 की वैल्यू अगर लेस है T1 से तो लेबल पर जंप हो जाए। अब जो हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग BLT की इंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि SLT के कंपैरिजन की। SLT की क्या कर रहा होता है, तीनों रजिस्टर्स पर काम करता है। सेट ऑन लेस देन, ये क्या करता है, T1 की वैल्यू को कंपेयर करता है T0 से। अगर T1 की वैल्यू लेस है T0 से तो AT में ट्रू प्लेस करा देता है, ट्रू मीन्स 1। अगर T1 की वैल्यू लेस नहीं है T0 से, ठीक है, किस तरह से, T0 की वैल्यू लेस नहीं है, सॉरी T0 की वैल्यू लेस नहीं है T1 से, मैं ऑपोजिट बताती हूँ, T0 की वैल्यू लेस नहीं है T1 से, नहीं है, तो वो क्या कर देगा, AT में 0 प्लेस करवा देगा। कंपैरिजन जो होता है ना T0 का T1 के साथ, T0 की वैल्यू चेक हो रही होती है T1 के साथ कि T0 की वैल्यू लेस है या ग्रेटर। अच्छा, अब उसके बाद क्या कर रहा होता है, अब आपने BLT में क्या करें, कंपैरिजन भी कर रहे हैं लेस का और जंप भी कर रहे हैं। अब SLT में कंपैरिजन तो आ गया, कंपैरिजन का रिजल्ट कहाँ पर आ गया, AT में। उसके बाद जंप किस तरह से करते हैं, आपने दो इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, बी ब्रांच नॉट इक्वल या ब्रांच इक्वल। ब्रांच नॉट इक्वल की इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, BNE, ये कह रही है कि अगर AT में 0 पड़ा हुआ है तो 0 रजिस्टर से कंपेयर हो और फिर लेबल पर जंप हो। ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसिंग एन ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल किस तरह से बनता है, असेंबलर और कंपाइलर ट्रांसलेट्स प्रोग्राम इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन। असेंबलर आपके पास ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को मशीन इंस्ट्रक्शन में, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर बिल्डिंग अ कंप्लीट प्रोग्राम फ्रॉम द पीसेस। एक पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके पास प्रोग्राम की। ठीक है, मशीन इंस्ट्रक्शन में आपके पास क्या होता है, असेंबलर या कंपाइलर मशीन इंस्ट्रक्शन में बता रहा होता है, मतलब एक सी का प्रोग्राम लिखा है उसको 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, सी का प्रोग्राम कन्वर्ट हुआ है असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज इसको कन्वर्ट कर रही है मशीन लैंग्वेज में। अच्छा, अब हेडर क्या कर रहा होता है, डिस्क्राइब कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ये ऑब्जेक्ट का ना कंटेंट बता रहा होता है क्या है। अच्छा, टेक्स्ट सेगमेंट क्या है, ट्रांसलेटेड इंस्ट्रक्शंस। स्टैटिक डाटा सेगमेंट, डेटा एलोकेटेड फॉर द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम। स्टैटिक डाटा थ्रू आउट द प्रोग्राम, जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो डाटा एलोकेट रहेगा। Relocation info for contents that depend on absolute location of loaded program. Symbol table, symbol table क्या है, global definitions and external references. Debug info for associating with source code. अच्छा, अब ये ना ऑब्जेक्ट मॉड्यूल की डिवीजन है और इसकी एक एक आप ये कह लें जैसा टेक्स्ट सेगमेंट की डिस्क्रिप्शन है कि टेक्स्ट सेगमेंट क्या कर रहा होता है, जिसके अंदर ट्रांसलेटेड इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं मशीन लैंग्वेज की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लिंकिंग ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। प्रोड्यूसेस एन एग्जीक्यूटेबल इमेज, मर्जेस सेगमेंट्स, रिजॉल्व लेबल्स, डिटरमिन देयर एड्रेसेस, पैच लोकेशन डिपेंड एंड एक्सटर्नल references. Could leave location dependencies for fixing by relocating loader, but with virtual memory no need to do this. Program can be loaded into absolute location in virtual memory space. लिंकिंग क्या कर रहा होता है, सारी इसकी लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक कर रहा होता है आपके मशीन लैंग्वेज कोड के साथ। उसके बाद लोडर लिंकर की जो जितनी फाइल्स हैं और जो आपका एग्जीक्यूटेबल कोड है उसको लोड करता है और मेमोरी में लोड करके एग्जीक्यूटेबल मशीन लैंग्वेज कोड बना देता है। ठीक है। लोडिंग अ प्रोग्राम, लोड फ्रॉम इमेज फाइल ऑन डिस्क इनटू द मेमोरी। मेमोरी में आपने प्रोग्राम लोड किया। रीड हेडर टू डिटरमिन सेगमेंट साइज, अपनी हेडर फाइल्स रीड की। क्रिएट वर्चुअल एड्रेस स्पेस, एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस मीन्स टेम्पररी या वर्चुअली एक एड्रेस स्पेस क्रिएट कर दिया। कॉपी टेक्स्ट एंड इनिशियलाइज्ड डाटा इनटू मेमोरी, उसके बाद आप इनिशियलाइजेशन करते हैं मेमोरी में डाटा की। सेटअप आर्गुमेंट्स ऑन द स्टैक, अब जितने आर्गुमेंट रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, स्टैक रजिस्टर स्वाप वैल्यू रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं, आर्गुमेंट रजिस्टर वो आप स्टैक में प्लेस करवाते हैं। देन आ जाता है इनिशियलाइजिंग, इनिशियलाइज रजिस्टर्स इंक्लूडिंग $SP, FP, GP,
सारे रजिस्टर्स की इनिशियलाइजेशन है, जिसमें स्टैक का पॉइंटर है, फ्रेम पॉइंटर है, ग्लोबल पॉइंटर, ठीक। जंप टू स्टार्टअप रूटीन, उसके बाद आपकी स्टार्टअप रूटीन पर जंप करें, जिसमें कॉपीज ऑर्गमेंट टू $A0 एंड कॉल्स मीन। वंस आपके पास ऑर्गमेंट की वैल्यूज आ जाएं तो फिर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। व्हेन मेन रिटर्न डू एग्जिट सिस्टम कॉल, जब मेन ने रिटर्न कर दिए एक फंक्शन खत्म हो गया तो सिस्टम कॉल एग्जिट हो जाए, ठीक। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास डायनेमिक लिंकिंग। डायनेमिक लिंकिंग क्या है? Only link load library procedure when it is called, requires procedure code to be relocatable, avoids image blot caused by static linking of all reference libraries, automatically pick up new library version। अच्छा, डायनेमिक लिंकिंग क्या कर रहा होता है कि ये जब आपके पास प्रोसीजर कॉल होता है ना, तभी लिंक कर रहा होता है लाइब्रेरी फाइल्स को या लूप कर रहा होता है, ये स्टैटिक लिंकिंग नहीं कर रहा होता, ठीक है। अच्छा, अब सी सॉर्ट की एग्जांपल क्या है? आपके पास एक बबल सॉर्टिंग का प्रोग्राम है सी का, जिसमें एक फंक्शन है वॉइड स्वैप। वॉइड मीन्स ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। स्वैप फंक्शन का नेम है, जिसमें दो आर्गुमेंट्स यूज हो रहे हैं। एक एरे यूज हुआ है जिसकी डेटा टाइप इंटीजर वी। अब इस एरे का कोई इंडेक्स गिवन नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक कांस्टेंट गिवन है इंट के। हम एज्यूम करें कि के जो है ना वो एक आर्गुमेंट है जो कि $A1 में पड़ा हुआ है, और जो वी एरे है ना उसका बेस एड्रेस पड़ा है $A0 में, ठीक है। अब क्या हो रहा है? इन टेम्परेरी रजिस्टर हम एज्यूम करें T0 है। उसके बाद सॉर्टिंग हो रही है किस तरह से? जो V ऑफ K की वैल्यू है, V ऑफ K की, वो V ऑफ K प्लस 1 में जा रही है। V ऑफ K प्लस 1 की वैल्यू V ऑफ K में आ रही है, ठीक। अब इसके कोड किस तरह से है? सबसे पहले आपके पास एरे का ना कोई इंडेक्स गिवन नहीं है, आपके पास सिंपल लिखा था V ऑफ K। तो आप क्या करेंगे? आप इस K को पहले बाइट एड्रेस करेंगे, किस तरह से? मल्टीप्लाई बाय 4 करके। अब मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन की जगह अगर आप शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल की इंस्ट्रक्शन लगाएं तो मल्टीप्लिकेशन और शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल की इंस्ट्रक्शन इक्विवेलेंट है, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल $T1 $A1, 2। इसका क्या मतलब है कि इस K को, जिसमें A1 पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको इसने मल्टीप्लाई बाय 2 की, मल्टीप्लाई बाय 4 की है, जो कि बाइट शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल से। उसके बाद ऐड किया है उसका बेस एड्रेस A0 के साथ, किस में आ रहा है? T1 में आ रहा है, सही है जी। अच्छा, अब लोड किया आपने V ऑफ K को, किस में लोड किया? टेम्परेरी रजिस्टर में, जो कि है T0, ठीक। अब क्या किया है? V ऑफ K प्लस 1 क्या होगा? इससे अगली इंस्ट्रक्शन होगी। अगर V ऑफ K 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है तो V ऑफ K प्लस 1 कहाँ पड़ा होगा? 4th लोकेशन पर, ठीक, 4th इंडेक्स पर ना। आपने क्या किया? लोड किया T2 में V ऑफ K प्लस 1, जो कि $4 में पड़ा, ठीक है। उसके बाद आपने सॉर्टिंग की है किस तरह से? स्वैपिंग। आपने स्टोर करवा दिए 0 इंडेक्स में, पहले V ऑफ K था, अब 0 इंडेक्स में क्या स्टोर करवा दिए? K प्लस 1। और 4th इंडेक्स में पहले पड़ा हुआ था V ऑफ K प्लस 1, अब 4th इंडेक्स में क्या आ रहा है? V ऑफ K आ रहा है। उसके बाद जंप हो रहे $JR, ठीक है। अच्छा, अब एरेज वर्सेस पॉइंटर्स, क्या कंपैरिजन है एरेज का पॉइंटर्स के साथ? एरे इंडेक्सिंग इन्वॉल्व्स मल्टीप्लाइंग इंडेक्स बाय एलिमेंट साइज, एडिंग टू एरे बेस एड्रेस। अच्छा, अब एरे में ना जब भी हम काम करेंगे हमने इसको इंडेक्स को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, अगर हम मिप्स की बात करें बाइट एड्रेसिंग की, और उसका बेस एड्रेस ऐड करते जाएंगे। विद द हेल्प ऑफ बेस एड्रेस आप एरे की किसी भी इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं। आप बेस एड्रेस ऐड करेंगे, फिर आप एरे के स्पेसिफिक इंडेक्स पर जाएंगे जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये एरे में 2 मेन टास्क हैं। अच्छा, अब इसकी जगह पॉइंटर्स हैं, वो क्या करते हैं? पॉइंटर्स कॉरिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू मेमोरी एड्रेसेस, कैन अवॉइड इंडेक्सिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, पॉइंटर्स ना डायरेक्टली आपके पास मेमोरी एड्रेसेस के साथ काम कर रहे थे, उसमें इंडेक्सिंग की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। इंडेक्सिंग की कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है? उसमें आप ये मल्टीप्लिकेशन बाय 4 वाला काम नहीं कर रहे होते, बेस एड्रेस ऐड करने वाला नहीं कर रहे होते,
ठीक है, इसका मतलब है टू सम हाउ पॉइंटर्स में इंडेक्सिंग की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एरेज में इंडेक्सिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है,